आप सबका फिर से स्वागत है पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का क्विज। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा साक्ष्य मोहनजोदड़ो में नहीं मिला था। तो देखिए कौन सा साक्ष्य मोहनजोदड़ो में नहीं मिलता है। पशुपति का सील मिलता है, महान अन्न भंडार और स्नानागार भी मिलते हैं, और जो है बहुस्तंभी असेंबली हॉल भी मिलता है। लेकिन ये डबल दफन के साक्ष्य जिसे 2 बार दफनाया गया हो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ तो है, ये सिंध में है। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया जाता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में। गांधी जी तो भारत आते हैं 1915 में, तो ये तो होगा नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। यानी बच गया ऑप्शन ए। सत्याग्रह आंदोलन जो होता है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। और राम प्रसाद शुक्ल जो थे, ये इन्होंने गांधी जी को बुलाया था। और अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किन्होंने दिया था, तो राम प्रसाद शुक्ल ने दिया था। और ये गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण में होता है 1917 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी। तो देखिए लॉर्ड डफरिन जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, कब होता है? 1885 में। ए ओ ह्यूम जो है, ए ओ ह्यूम, ये भी पूछा जाता है, तो उस समय ए ओ ह्यूम के सहयोग से होता है। और ए ओ ह्यूम क्या थे? तो वो थे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड डफरिन के समय होता है, ए ओ ह्यूम करते हैं 1885 में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसका एक महान अनुयायी था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, और ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, महामंत्री भी इनके थे चाणक्य। तो इनके समय क्या होता है कि ये जो थे जैन धर्म को अपना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो भद्रबाहु जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। तो ये भी आपको याद रखना है। और श्रवण गोल बेला के उपवास में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, जो कि साउथ इंडिया में स्थित है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है पूछा जा रहा है। तो देखिए काकोड़ी ट्रेन एक्शन, जिसका काकोड़ी साजिश का नाम अब क्या हो गया? काकोड़ी ट्रेन एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल दिया। ये कब होता है? 1925 में होता है। कहाँ पे होता है? गोरखपुर के पास काकोरी नाम की जगह में होता है। और ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारा का सारा पूछा गया पॉइंट था। अच्छा, आपको और एक चीज़ याद रखना है कि मैनपुरी कांड भी होता है, एक मैनपुरी घटना मैनपुरी में। तो ये जो घटना है मैनपुरी की घटना, ये होती है 1918 में। और इसमें भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम शामिल था मैनपुरी घटना में। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। काकोड़ी षड्यंत्र का ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1925 में होता है गोरखपुर के पास। देखिए 1857 का जो विद्रोह होता है, तो उसके बाद अंग्रेज कौन सी नीति अपनाते हैं? तो वो जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं अंग्रेज लोग भारत में शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था पूछा जा रहा है। तो देखिए जो बहलोल लोधी था वो लोधी वंश का संस्थापक था। और 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का दिल्ली सल्तनत पे शासन रहा है। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और अंतिम अंतिम लोधी शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कब तक रहता है? 1526 तक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और उसमें जो है बाबर आता है, बाबर आके इब्राहिम लोधी को हरा देता है युद्ध में। और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, लोधी वंश समाप्त हो जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो सबका सब आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? देखिए अब ये चीज़ क्या है थोड़ा समझते हैं। इसे बोला जाता है एनआईसी। एनआईसी क्या है? नेटाल इंडियन कांग्रेस। हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और वहाँ उन्होंने 1894 में जो है, देखिए ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 1894 में जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, वहाँ पे लोगों पे हो रहे अत्याचार के विरोध में। कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो देखिए प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आप ठीक से समझिएगा तो हमेशा याद रहेगा। देखिए कवाबी केमा मतलब क्लाइव, वारन हेस्टिंग, और फिर विलियम बेंटिक। तो क्लाइव जो था ये बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ हर जगह पूछा गया। वारन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का ही था, लेकिन क्या था? गवर्नर जनरल। तो इसको याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिक जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, आपका एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है।
बंगाल का देखिए गवर्नर का स्पेलिंग, बंगाल का जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, और विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये तीनों ही आते हैं और इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए आपको भी फ्यूचर में गलती ना हो तो उसके लिए हो सके तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर जी करते हैं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। क्यों करते हैं? हिंदू धर्म और वेदों की स्थापना के लिए, वेदों के प्रोत्साहन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या अब पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान से प्राप्त होता है। किस आर्टिकल में है? ये जो है भाग 4 में है। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। डीपीएसपी से बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी भी कभी कभी एग्जाम में लिख के आता है, तो आप दोनों तरह से इसे याद रखिएगा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनका महाभियोग के बारे में जो है, साथ ही साथ हमारे मूल अधिकार भी अमेरिकी संविधान से ही लिए गए। अगला देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए जो राज्यसभा है उनका पीठासीन अधिकारी कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति है, तो वो उसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि ये भारत का उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी में के रूप में, वेंकैया नायडू जो है अभी पीठासीन अधिकारी या फिर उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान में बताया गया है कि इनका स्रोत जो है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग ही जो है भारतीय संविधान के स्रोत हैं। याद रखना है आपको, प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा गया प्रश्न था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा जा रहा है, जियोग्राफी का प्रश्न है, मान के चल सकते हैं। तो लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली भी है, पुडुचेरी भी है, यानी कि नागालैंड जो है एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये नहीं आता है, नागालैंड। फिर देखिए क्या है प्रश्न अगला, किस राज्य में मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए सेंट्रल में यानी केंद्र में जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री करता है। तो राज्य में कौन करेगा? सीएम करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री करेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, के भारतीय न्यायालय प्रणाली में पेश किया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए ये जो पेश किया गया था तो 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? पीएन भगवती थे। और उसी समय जो है इसे पास किया गया था भारत में जनहित याचिका के लिए। आप कोई भी सुनवाई करने के लिए अदालत में याचिका लगा सकते हैं। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का संरक्षण माना जाता है। फंडामेंटल राइट के अभिसंरक्षक यानी कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। तो किसी के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। धन विधेयक के अलावा किस विधेयक पर असहमति की स्थिति में गतिरोध को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? तो देखिए जब भी गतिरोध होता है तो क्या किया जाता है? जो है दोनों सदनों की संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर जो है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है, बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसमें अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। एक राज्यपाल पद धारण करता है। देखिए राज्यपाल जो है कितने दिनों तक पद धारण करता है ये पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान। कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल पद पे बना रह सकता है। आमतौर पे 5 वर्ष माना गया है, लेकिन उससे पहले भी हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति को यह करने का अनुदेश कौन देता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बताता है कि इसे हटाना है, किसे रखना है। कौन एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत है? देखिए अभी जो इस बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न 2-3 शिफ्टों में रिपीट हुआ था। तो देखिए कई लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या होगा, और किसी ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि एक न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है, एकदम सही ऑप्शन में क्लिक करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको प्रश्न और एक्स्ट्रा फैक्ट दोनों ही अच्छे से याद रखना है। कोशिश करना है कि अभी के अभी याद हो जाए आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब अगला अब कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि भारत की अधिकांश कामकाजी आबादी किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो अधिकांश कामकाजी आबादी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि और पशुपालन, दोनों ही इसमें आता है, आप गलती मत कीजिएगा। कई लोग पशुपालन को नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन कृषि और पशुपालन दोनों होगा। द्वितीय क्षेत्र क्या है? विनिर्माण है। विनिर्माण मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वगैरह का निर्माण जो होता है, फैक्ट्री वगैरह, तो उसे द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? सर्विस सेक्टर, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया या फिर IT सेक्टर जो भी है, आपको जो सर्विस जैसे जियो
का जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं, ये सारे इस तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। साथ ही होटल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, ये सभी हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र में, फिर द्वितीयक में और फिर तृतीयक में। तृतीयक में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, जो पैसा है भारत में, वो इसी से आता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाता है, बना के इसे विदेश में निर्यात करता है, जिससे भारत को अच्छा खासा लाभांश प्राप्त होता है। कॉर्पोरेट टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है लोगों के ऊपर और संस्थानों के ऊपर, ये टैक्स लगाया जाता है। शिशु, किशोर और तरुण किस बैंक के जुड़े टर्म है? तो ये जो है, ये मुद्रा बैंक से जुड़े टर्म है। शिशु, किशोर और तरुण का मतलब क्या है? देखिए, शिशु मतलब सबसे छोटा लोन जो है 50,000 रुपये तक का लोन। किशोर का मतलब क्या है? 5 लाख तक का लोन, ठीक है। और उसका तरुण का मतलब क्या है? 10 लाख रुपए तक का लोन, यानी सबसे बड़ा लोन तरुण के अंतर्गत दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो निकली थी, उसके अंतर्गत ये किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया प्रश्न था। मॉस्ट्रिच संधि का संबंध किससे पूछ रहा है? तो देखिए, यूरोप जो था, उसका एकीकरण मतलब क्या हो गया कि यूरोप फिर से इकट्ठा हो रहा था, जुट रहा था। तो उसमें मॉस्ट्रिच संधि किए थे यूरोपीय कंट्री जो है आपस में। उसके बाद यूरोप जो है एकीकृत होकर सबके सामने उभरा था। राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का प्रकलन जो है किसके द्वारा तैयारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है, CSTO, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जाता है, तो ये दिल्ली में है। तो यही है राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, गिनना राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इस हिसाब जो भी हिसाब आता है सब यही गिनती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन पूछ रहा है क्या है? तो देखिए, ये अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, जो भी प्रश्न है इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा ना, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा, रटिएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देके इसे समझना है। देखिए, ओपन मार्केट पॉलिसी है क्या? केंद्रीय बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक हम किसे कहते हैं? RBI, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है। तो केंद्रीय बैंक जो है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। थोड़ा इसका मतलब समझेंगे। देखिए, सरकारी प्रतिभूति क्या होती है? गवर्नमेंट जो है एक पेपर निकालती है। तो जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहता है, तो पैसा को क्या करती है? सरकार को देने के लिए गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीद लेती है पेपर के रूप में, और वो पैसा जो है सरकार के पास जमा कर देती है मार्केट में, ज़्यादा पैसा हो जाने पे। अगर कम पैसा हो गया तो इसके पास जो पहले से पेपर है वो छोड़ देती है मार्केट में, यानी सरकार के पास, और उसके बदले पैसे ले लेती हैं, क्योंकि पैसे कम है। पैसे कम का कहने का मतलब है नोट, छपाई वाले नोट जो है, अगर वो कम हो जाते हैं तो, ठीक है। यही है ओपन मार्केट पॉलिसी। अगर आप में से किसी को भी समझने में असुविधा हुआ हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। RBI ने PLR सिस्टम को किस में बदल दिया? देखिए, पहले PLR सिस्टम था, उसके बाद उसे मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट में बदल दिया गया है। यानी कि जो पहले लैंडिंग यानी उधार जो दिया जाएगा, उधार की जो ऋण जो रहेगा, उसका जो दर रहेगा, ब्याज की दर, तो वो मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक युवा आबादी है? तो देखिए, भारत में काफ़ी शॉकिंग वाला इसका आंसर है, क्योंकि बिहार राज्य जो है सबसे ज़्यादा युवा आबादी बिहार राज्य में है, जो कि सबसे ज़्यादा ही दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक आबादी वाला आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी बिहार। देखिए, फिर पूछ रहा है फ्लिप वक्र क्या है? तो फ्लिप वक्र में क्या होता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच का विपरीत संबंध दिखाया जाता है। समझ रहे होंगे, मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई की दर है, तो उसके बीच का जो संबंध है उसे ही दिखाया जाता है फ्लिप वक्र के जरिए। जनसांख्यिकी लाभांश किसके कारण माना जाता है? कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन क्या वो जनसंख्या बैठ के खाने वाली या बुढ़ों की जनसंख्या है, या काम करने वाली जनसंख्या है? तो देखिए, काम कौन करते हैं? 15 से 64 वर्ष के आयु के जो लोग होते हैं, यही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। बाकी 64 के बाद लोग काम नहीं कर पाते हैं। 15 से छोटे शिशु होते हैं तो वो भी कुछ काम नहीं करते हैं, बस वो उपभोग करते हैं, मतलब उनका घर में कोई कमा रहा है तो उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो लाभांश इसी को बोला जाता है। ये आबादी जितनी ज़्यादा रहेगी किसी भी देश को, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि चाइना में जो है बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसे लॉस होने लगा था, यानी युवा आबादी चाइना में कम हो गई थी। तो फिर सरकार ने अपने पॉलिसी में चेंज किया। एक एक पति पत्नी के 2 बच्चे अब हो सकते हैं, पहले एक बच्चा रखने पे जोर दिया गया था। तो देखिए, ये था आज का आखिरी प्रश्न। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक